हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग का एम क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट निकालना ही फाउंडेशन इंजीनियरिंग होती है। और हमने आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन भी बता चुके हैं कि किस किस टाइप्स की फाउंडेशन होती है, सेल होती है, डीप होती है, और कुछ बेसिक्स बात करी थी हमने। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक्स है, और अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारी यूनिट वाइज चैप्टर होंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे आज हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मेन चीज़ ये है कि इसमें भी जो हमारा जो पहला यूनिट है, ठीक है, यानी पहला टॉपिक है, उसका नाम है बियरिंग कैपेसिटी। देखिए बियरिंग कैपेसिटी को हम लास्ट के जो लेक्चर हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा हम समझ चुके हैं बियरिंग कैपेसिटी आखिर होती क्या है। तब हमने समझा था कि सोइल कितना लोड ले सकती है, वही उसकी बियरिंग कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वही होता है। देखिए मेन चीज क्या होती है, हमें बियरिंग कैपेसिटी को पढ़ने की, समझने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अगर कोई भी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, आप ऐसा इंजीनियर भी ले लीजिए जिसने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया हो, वो भी आपकी जो बिल्डिंग है उसकी जो स्लैब है, यानी जो हमारी छत होती है, उसको डिजाइन कर देगा विद द हेल्प ऑफ लाइफ लोड। और वो आपकी स्लैब पे जो लोड आ रहा है उसके हिसाब से वो आपकी बीम भी डिजाइन कर देगा, और बीम पर जो लोड आ रहा है उसके हिसाब से वो कॉलम भी डिजाइन कर देगा। डिजाइनिंग का मतलब है कि उसका साइज, उसमें कितना स्टील लगेगा, ये सब कुछ डिजाइन कर देगा। कॉलम पर जो लोड आ रहा है उसके हिसाब से वो फुटिंग डिजाइन नहीं कर सकता। ये है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, स्लैब बीम पर रेस्ट कर रही थी, बीम कॉलम पे रेस्ट कर रहा था, कॉलम फुटिंग पे रेस्ट कर रही थी, लेकिन जो फुटिंग है वो हमारी सोइल पर रेस्ट कर रही है। और फुटिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर तब तक डिजाइन नहीं कर सकता जब तक कि वो जियो टेक्निकल इंजीनियर से कंसल्टेंट ना कर ले। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो फुटिंग है वो स्ट्रक्चर मेंबर का पार्ट होती है और फाउंडेशन सोइल का पार्ट होती है। इसलिए मिस्त्री कितना गड्ढा खोदेगा, कितनी डेप्थ पे खोदेगा, ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस से पता नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें एक डाटा की आवश्यकता होती है। और अगर वो डाटा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता नहीं होता तो फिर इंजीनियरिंग ही बेकार है। और वो एक ही डाटा है, उस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, बस खत्म। और ये बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए ही पूरे टॉपिक्स लग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोइल्स की क्या क्या बियरिंग कैपेसिटी होती है ना। नहीं, ठीक है भाई। और देखिए एक सीधी सी बात है, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहता है कि मैं बीम डिजाइन कर रहा हूं, मैं कॉलम डिजाइन कर रहा हूं, मैं फुटिंग डिजाइन कर रहा हूं। डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर बीम डिजाइन करता है तो क्या चाहिए उसको, लोड, उस पर लोड कितना आ रहा है और कितना चाहिए, यानी क्या साइज रखूं, कितना स्टील दूं, उसमें जो सरिया होता है, दो ही चीज आती है। उसी केस में जब वो फुटिंग को डिजाइन करता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर दो ही चीजों पे स्पेसिफाई करता है कि फुटिंग का एरिया और कितना एरिया, बस दो ही चीज पे तो खानी टिकी होती है बिल्डिंग की। इसलिए वो बियरिंग कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस देता है इन द डिजाइनिंग ऑफ फुटिंग। क्योंकि अगर उसको बियरिंग कैपेसिटी, जिसे हम सोइल रिएक्शन भी कहते हैं, वो अगर पता नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर फुटिंग डिजाइन नहीं कर सकता कि फुटिंग का हम एरिया कितना दें, कितने एरिया में कंक्रीटिंग करी जाएगी, ये सब होता है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका है कि बियरिंग कैपेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं होगा तो हम किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन नहीं कर सकते अच्छी तरह से। बिल्डिंग डिजाइनिंग में बियरिंग कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है।
देखिए, और आपको मैं एक तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे आप कभी मार्केट जाते हो, है ना, और आप कहते हो कि यार मुझे लगभग 300 पेन चाहिए, ठीक है, 300 पेन चाहिए। तो आप सोचते, फिर आपके पास जब आप दुकान पे जाते हो तो आप फटाक से एनालिसिस कर लेते हो, यार मुझे 5 डब्बे दे दे। क्यों एनालिसिस कर लेते हो? क्योंकि आपको ये पता होता है कि एक डब्बे में कितने पेन आते हैं, और फिर आप उस वैल्यू में जो 300 जो पेन लेने हैं उसमें एक डब्बे में पेन का भाग लगा देते हो और वो डब्बे निकल के आ जाते हैं। यही तो होती है डिजाइनिंग। तो यहां भी हम यही करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी के जरिए हम एरिया निकालेंगे कि फुटिंग को कितने एरिया की जरूरत है। बस इस बात को याद रखना। तो अब हम थोड़ा सा अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। देखिए, अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा है, क्योंकि अभी तक आपको बस इतना पता है कि शैलो फाउंडेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमारा एम क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम समझते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी शैलो फाउंडेशन की हम कैसे निकालते हैं। और ये छोटा सा वर्ड है बियरिंग कैपेसिटी सुनने में, लेकिन इसको निकालने में पूरे चैप्टर्स लग जाते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। अगर आप कहो तो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट 1 हमको पढ़नी है जिसका नाम है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो देखेंगे कि हम कितने कितने टाइप से हम इसकी बियरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज ए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोइल मास पर यूनिट एरिया। समझ में आने की बात है, हमारी मिट्टी कितनी ताकतवर है, हमारी मिट्टी कितने झटके झेल सकती है, उसके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी, सोइल मास की, किस एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितनी है, उसी को हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी की। अभी हम फाउंडेशन टर्म को यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल बियरिंग कैपेसिटी टर्म को ही यूज कर रहे हैं। यानी हमारी जो अर्थ पर जो मिट्टी है वो इकाई क्षेत्रफल में कितना लोड ले सकती है, उसी को हम बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो यूनिट बनती है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए लोड कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी पर यूनिट एरिया, यानी एक, अब एरिया, आप इस एरिया को चाहे एमएम में रख सकते हो, मीटर स्क्वायर में रख सकते हो, फीट स्क्वायर में भी रख सकते हो, ठीक है। नहीं, लोड अपॉन ये एक यानी यूनिट, यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में हमारी सोइल कितना लोड ले सकती है, उसी को हम बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये इसकी हमारी यूनिट होती है, जिसको आगे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर यानी एरिया, किलो न्यूटन यानी लोड। तो लोड पर यूनिट एरिया, इसी को हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। अब देखिए ध्यान से, ये बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हमने परिभाषा तो समझ ली इसकी, लेकिन ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है। पूरी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बियरिंग कैपेसिटी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को हम क्या पढ़ते हैं, सोइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। वहां पर एक सब्जेक्ट आता था
बियरिंग कैपेसिटी, तो वहां पर हम इसको पढ़ते थे। उसमें हम पूरी अर्थ पर जो जो भी सोइल है, जहां पर भी सोइल है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी की बात करते थे। लेकिन जब हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है, ये हमारी पूरी अर्थ पर हमें बिल्डिंग नहीं बनानी, हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करके वहां पर बिल्डिंग बनानी है। यानी एरिया स्पेसिफाई होता है। जब एरिया हमें स्पेसिफाई होता है तो हम सीधा बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट ना करके सीधा लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए वो भी क्या राम खानी है, उसको भी समझते हैं। देखिए चीज वही है, इसको समझना ध्यान से भाई। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं यहां से एक चीज निकालूं, मुझे लोड कैपेसिटी बताओ, लोड कैरी कैपेसिटी। लोड इस एरिया को इस बियरिंग कैपेसिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी बियरिंग कैपेसिटी, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बियरिंग यानी बी से और सी यानी कैपेसिटी, मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब आप इन दोनों चीज को ध्यान से समझना। दो वर्ड लिखे, एक तो बियरिंग कैपेसिटी और एक लिखा है मैंने लोड कैरिंग कैपेसिटी। कहां यूज हो सकता है, तो हमेशा याद रखना, ये टर्म हम जनरली सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। लेकिन जब लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम सीधा ही फाउंडेशन इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहां से आई, सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से। यानी हम कह सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो वो क्या होता है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, हमने इस एप्लीकेशन को पढ़ा कि बियरिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। तो हमने इंजीनियर ने दिमाग घुमाया, भाई पूरी अर्थ पे तो कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं, हम किसी स्पेसिफाई 30/60 के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमें बस ये देखना होता है कि उतने एरिया में हमारी सोइल कितने लोड को झेल सकती है। तो फिर हम सीधा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी में भी किसकी, फाउंडेशन की, जहां पर एरिया स्पेसिफाई हो जाता है। 4 फीट बाय 4 फीट का गड्ढा हो सकता है, 6 फीट बाय 6 फीट का हो सकता है, 2x3 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से हम इसको निकालते हैं। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं अभी। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना, बियरिंग कैपेसिटी हर सोइल की अलग अलग होती है। अगर आप बात करोगे कि आप सर इंडिया के हो या फिर आप अमेरिका में रहते हो या फिर आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हो या फिर आप रशिया में रहते हो, कोई सी भी कंट्री में रहते हो, तो हर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सोइल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां का वेदर अलग होता है। इंडिया में मतलब 12 सीजन चलते हैं, अमेरिका में हो सकता है ज्यादा ठंड होती है, वहां की सोइल ज्यादा हार्ड हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम में अलग मौसम होता है, रशिया में अलग मौसम होता है। तो उस हिसाब से सोइल की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज होती रहती है। इसलिए हो सकता है कि वहां की उनकी बियरिंग कैपेसिटी में फर्क हो। ठीक है, इसलिए जब आप इस सब्जेक्ट को आप अमेरिका के रेस्पेक्ट में होके पढ़ते हो तब उसके फाउंडेशन के कोड अलग चलते हैं। इंडिया में अगर आप हो, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करना होगा। यूके में अगर आप हो तो यूके में। अब सीधी सी बात है भाई, डिफरेंट टाइप्स की सोइल्स की बियरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। क्योंकि यार एक बात बताओ, हम सब जानते हैं कि ऊपर वाले ने हम सबको बनाया तो सेम ही है, लेकिन कोई इंसान ज्यादा लंबा तगड़ा है, कोई बेचारा बिल्कुल कमजोर है। सही बात है ना भाई। जो लंबा तगड़ा इंसान है वो तो क्या करेगा, ज्यादा लोड को ले सकता है, मतलब ज्यादा वजन उठा सकता है। कमजोर इंसान थोड़ा कम उठाएगा, नहीं। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। इसी प्रकार जब हमने इस चीज को सोचा कि यार हम 60 किलो का वजन उठा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, फिर इंजीनियरों का दिमाग आया यार ये पूरा जो घर है ये मिट्टी पे रुका हुआ है, तो ये
मिट्टी रोक रही है, यानी मिट्टी घर का जो लोड है इससे ज्यादा ताकतवर है। नहीं समझ गए आप बात? ये हमारी मिट्टी है, इसके ऊपर हम घर बना रहे हैं, इस घर का जो भी लोड है वो मिट्टी इतने से एरिया में सहन कर रही है। इंजीनियर का इंटरेस्ट इसी बात पे आया, इसलिए हमने बियरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपका एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट आपका 30 फीट बाई 60 फीट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, देखिए आजकल स्ट्रक्चर के काम ज्यादा हो रहे हैं, फ्रेम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे ये मान लो ये एक प्लॉट है, ऐसा एक कुछ प्लॉट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक कॉलम आएगा, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, कॉलम पे ही चल रहा है आजकल मकान। तो देखिए, जब मैं इस कॉलम को उठा के यहाँ लाता हूँ, देखिए ध्यान से, तो ये कॉलम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 9/18 का होता है कॉलम। ऐसे कॉलम होता है ज्यादा से ज्यादा 9/18 का कॉलम होता है। लेकिन इस कॉलम को कास्ट करने से पहले हमें जमीन में 4/4 या 6/6 का गड्ढा खोदना पड़ता है, ऐसे चारों तरफ। इसको अगर यहाँ पर देखें तो ऐसे, ठीक है, ये जमीन से लगभग ये डी डेप्थ पे हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। जो भी होगा 6/6 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, मैटर करता है, अपना अपना हिसाब है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही सारा काम करते हैं, हम पीसीसी करते हैं, फिर उसके ऊपर सरिया लगाते हैं जिसे जाली बोलते हैं, फिर उसके ऊपर आरसीसी खड़ा करते हैं कॉलम के और उसे कास्ट कर देते हैं। ऐसा ही हो रहा है आजकल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, लेकिन मिस्त्री जो ऐसा गड्ढा खोद रहा है उसको ये बात नहीं पता होती कि ये जो मिस्त्री ने गड्ढा खोदा है ये कितना लोड ले सकता है, नहीं पता होता। इसलिए तब आता है इंजीनियर का रोल काम। क्या आता है, इंजीनियर को पता होता है, वो क्या करता है, इस प्लॉट में से एक सोइल का सैंपल निकालता है, उसको लेबोरेटरी में भेजता है। उस लेबोरेटरी के थ्रू वो कहता है कि मुझे इस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी बताओ कि कितनी है, तो वो लैब में भेज देता है। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट में लिखा होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस टाइप सोइल इज 700 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे आती है रिपोर्ट। ठीक है, बाकायदा उसमें टाइप भी लिखा होता है, ये सोइल किस टाइप की है, इसमें वाटर कंटेंट कितना है, सब कुछ आता है लिखा हुआ। लेकिन अपन जनरली बात कर रहे हैं बियरिंग कैपेसिटी 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की है बस। अब ये एक ऐसा डाटा है, इंजीनियर को जब ये डाटा हाथ लग जाता है तो वो सब कुछ बता सकता है, फिर जमीन से नीचे नीचे। अब बताना क्या है, सीधी सी बात है, ये गड्ढा कितने का है, 6 फीट बाई 6 फीट का। चलो इसको एक काम करिए, आप 6 फीट मत मानिए, आप इसको ऐसा कर लीजिए, ये आपका 2 मीटर का है, यानी 2 बाई 2 मीटर का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो अब तो देखिए अब क्या होता है, अब होता है इसलिए काम स्टार्ट। ये गड्ढा कितना लोड ले सकता है, तो हम जानते हैं बियरिंग कैपेसिटी बराबर क्या होता है, लोड कैपेसिटी किसमें, पर यूनिट एरिया में, यही होता है। तो लोड कैपेसिटी क्या हो जाएगा, यानी लोड कैपेसिटी क्या हो गया, बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया। तो लोड कैपेसिटी तो हमें निकालनी है, यानी कितना ये गड्ढा लोड लेगा, यानी जमीन क्योंकि कितनी ताकतवर होती है, तो बियरिंग कैपेसिटी इतनी है, ये हमने लैब से निकाल ली, इंजीनियर ने कहा था। तो ये हो गया 700 मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया कितना हो गया, देखिए ये 2/2 का लिया है, अगर स्क्वायर है, अगर इंजीनियर डिजाइन करता है तो अपने हिसाब से करता है, 2/3 भी कर सकता है, सर्कुलर भी कर सकता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो 2/2 यानी 2 × 2, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो कितना लोड कैरी कर सकता है ये, 7 दूनी 24, 24 ही होते, नहीं सॉरी, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये कितना हो गया 28, 1 2 0, कितना, किलो न्यूटन। अभी किलो न्यूटन में क्यों रह गया, क्योंकि देखिए 700 तो क्या था हमारा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था,
और ये 2 बाई 2 यानी ये मीटर, तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये कट गए तो ये क्या बचा हमारा किलो न्यूटन। यानी इंजीनियर को ये आइडिया है अब कि ये जो गड्ढा है ये 2800 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं ले सकता। इसलिए भविष्य में अगर वो क्या कर सकता है, क्लाइंट को सलाह देगा इंजीनियर कि यार आप एक काम कीजिए, ये गड्ढा ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत कम लोड ले रहा है, ठीक है, इसलिए आप इसको एक मंजिल से ज्यादा मत बनाइए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इंजीनियर का सजेशन रहता है। लेकिन अपने नॉर्मल देखा गया है कि फिर भी दो मंजिल चढ़ा देते हैं, 3 मंजिल चढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, सेटलमेंट हो जाता है, फिर दिक्कत आती है, बीम कॉलम्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ये इंजीनियर की कैलकुलेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम जिसे बोलते थे हम लोग, तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता था, वो भी क्या होता था हमारा लोड अपॉन एरिया, जिसे हम क्या बोलते थे फोर्स अपॉन एरिया। भाई लोड और फोर्स की यूनिट तो सेम ही होती है, नाम बदल दिया बस, है क्या नहीं। अब आप खुद सोचो यार, बियरिंग कैपेसिटी की भी यूनिट यही होती है, लोड अपॉन एरिया, कहने को तो बियरिंग कैपेसिटी भी यही होती है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बियरिंग कैपेसिटी एक तरह से स्ट्रेस ही है, जो कब डेवलप हुई, जब हमने उस पर फाउंडेशन के ऊपर हमने फुटिंग लगा दी। भाई स्ट्रेस कब डेवलप होती थी किसी भी मटेरियल में, जैसे ये आपका सरिया होता था, पड़ा है, जीरो स्ट्रेस है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जैसे इस पे लोड लगा देते थे तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती थी स्ट्रेस, और वो क्या करती थी, लोड का रेजिस्टेंस देती थी, ठीक है, यानी खींचने के विरोध में ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करती थी। उसी प्रकार बियरिंग कैपेसिटी क्या कर रही है, ये आपकी मिट्टी है, जब तक ये मिट्टी है, जब तक आपने इसके ऊपर लोड नहीं लगाया कुछ नहीं कर रही, ठीक है भाई जा, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, गड्ढा खोद दिया और इसके ऊपर फुटिंग लगा दी, कुछ ना कुछ लोड आएगा तो रिएक्शन देगी, और उसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस। और सोइल में जो ये स्ट्रेस है उसका नाम पड़ा बियरिंग कैपेसिटी। यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या कि स्ट्रेस रजिस्ट बाय सोइल ड्यू टू अप्लाइंग लोड, यानी लोड जब हमने लगाया तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट हुई सोइल में, उसी को हम बियरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये स्ट्रेस शब्द का मतलब क्या होता है, सोम में भी फंस जाते हैं, सोइल में भी फंस जाते हैं कि सोइल इतना स्ट्रेस ले रही है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी है, क्या मतलब होता है ये स्ट्रेस वर्ड का। देखिए इसको भी आज मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को कि स्ट्रेस क्या होता है। जैसे हमने सुना है कि यार आज काम ज्यादा हो गया, मुझे आज स्ट्रेस है, थोड़ा तनाव। तो सुनिए ध्यान से भाई, एक बात बताइए, आपका एक दुश्मन है, वो आपके सामने आया, कुछ नहीं कर रहा, अभी तक उसने कुछ नहीं किया, आपके मन में आई, आपने उसको एक खींच के तमाचा मार दिया। अब अगला क्या होगा, अगले को गुस्सा आएगा और वो भी आपके खींच के तमाचा मारेगा। तो जिस गुस्से की वजह से उसने तमाचा मारा, वो गुस्सा ही स्ट्रेस होता है। जब तक कोई चीज पड़ी है उसमें कुछ भी नहीं, हलचल नहीं हो रही है, जब तक कोई चीज यो ही पड़ी है उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, समझ लीजिए जीरो स्ट्रेस है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन किसी कारण आपने उसमें स्ट्रेस दे दिया तो फिर वो आपको हानि पहुंचा देगी। रबड़ जब तक चुपचाप पड़ा, जैसे ही आपने उसको खींच दिया और छोड़ दिया, आपके मुंह पे ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेस आ गई। तो ये मतलब होता है स्ट्रेस का। इसलिए तो कहते हैं ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है। खैर हम टॉपिक से भटक गए, चलो वापिस आते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे परमेबिलिटी है, वॉइड रेशो भी है, डेंसिटी है, इन सब से भी हमारी बियरिंग कैपेसिटी इफेक्टेड होती है। लेकिन अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इफेक्टिव होती है।
तो देखिए ध्यान से, इसका जो आउटकम निकलता है बियरिंग कैपेसिटी टर्म का, कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फ्रॉम इट वी डिजाइन फुटिंग एंड अवर स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया था, आप स्ट्रक्चर एलिमेंट तो डिजाइन कर दोगे, बीम कॉलम डिजाइन कर दोगे, लेकिन जब आप फुटिंग को डिजाइन करने की बात करोगे तब आप अटक जाओगे कि मिट्टी में कितना गड्ढा खोदें। तो कितना गड्ढा खोदना है वो बियरिंग कैपेसिटी से ही आता है। कॉलम, फुटिंग और बीम जो भी लोड आ रहा है, उस लोड को हम क्या करते हैं, वही करते हैं बियरिंग कैपेसिटी बराबर लोड बटा एरिया। तो हम क्या करते हैं, लोड पता होता है हमको, बियरिंग कैपेसिटी पता होती है, तो हम सीधा क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब एरिया क्या आ जाता है, लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी। ऐसा करने से हमें एरिया पता चल जाता है। इस तरह से फिर वो फुटिंग को डिजाइन करता है। तो यही इसका आउटकम है बियरिंग कैपेसिटी का। तो हमारा पूरा चैप्टर इसी में निकलने वाला है कि हम शैलो फाउंडेशन जो हमने पढ़ी थी, राफ्ट, स्ट्रिप, आइसोलेटेड, कंबाइंड, इन सब की हम ये बियरिंग कैपेसिटी निकाले कैसे, कि मिट्टी हमारी कितनी ताकतवर है, हमारी फाउंडेशन कितना मजबूत है, कितना लोड ले सकती है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ये समझ लीजिए स्टार्टिंग ही अब हुई है, अभी तो बस ट्रेलर है इस चैप्टर का। तो देखिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि बियरिंग कैपेसिटी क्या फंडा होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए मेथड्स, देखिए जनरली अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको दो तरीकों से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो दो तरीके क्या क्या हैं उसको देखिए। एक तो है हमारा इनडायरेक्ट वे, ठीक है, और एक है हमारा डायरेक्ट वे। अभी रिपोर्टेड स्पीच थोड़ी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ सर, नहीं, समझिए आप इस चीज को। देखिए इनडायरेक्ट वे, हम डायरेक्ट नहीं गए, हमने कुछ और तरीके लगाए और हमने बियरिंग कैपेसिटी निकाल लिया। डायरेक्ट वे, हम फील्ड पर गए, सॉइल सैंपल लिया, लैब में भेजा और फिर हमने बियरिंग कैपेसिटी बताई। डायरेक्ट वे, क्लियर। इनडायरेक्ट वे का मतलब ये होता है कि आप फील्ड पर नहीं गए और आपने घर बैठे कुछ इक्वेशंस की हेल्प से, जो कि कुछ साइंटिस्ट्स ने दी है, उसकी मदद से आपने बियरिंग कैपेसिटी को निकाल दिया। वो होता है इनडायरेक्ट वे। देखिए, तो जो इनडायरेक्ट वे है इसमें काफी सारे साइंटिस्ट्स ने काम किया है। देखिए जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे हमारे, टरजागी, मेयरहॉफ, हैंसन, वेसिक, इन सब ने अपनी अपनी बुक्स भी लिखी हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक बुक्स हैं, तो बीटेक लेवल पे तो वो समझ में नहीं आती, ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी इक्वेशंस दी हैं एक्चुअली में, और ये इक्वेशन बहुत हद तक सटीक हैं। यानी अब बिना फील्ड में जाए आप घर बैठे ही बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट वे की बात करते हैं। डायरेक्ट वे का मतलब ये है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कसाला करने पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, सैंपल निकालना पड़ेगा, कोर कटर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ओगर्स वगैरह है, उनसे आपको सॉइल सैंपल निकालना होगा, उसको लैब में भेजना होगा, फिर आपको टेस्ट करना होगा। अब टेस्ट के जो मेथड्स होते हैं, जैसे आपका प्लेट लोड टेस्ट हो गया, प्लेट लोड टेस्ट हो गया, और एसपीटी यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, या फिर आपका कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, यानी सी यानी कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, ठीक है। और या फिर आपका प्रेशर मीटर टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हम फील्ड में करते हैं, जो कि काफी अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हम जनरली जो डिजाइन करते हैं वो एक्चुअली में डायरेक्ट वे के थ्रू ही हम पढ़ते हैं इन चीजों को, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट वे है, ये जब हमारे जो सॉफ्टवेयर आजकल चल रहे हैं उनमें जो कोडिंग हुई पड़ी है, वो इनडायरेक्ट वे की जो इक्वेशंस हैं इन्होंने जो दी थी उस हिसाब से वो सेट हुआ पड़ा है सॉफ्टवेयर हमारा। जैसे जियो टेक्निकल के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जैसे जियो स्ट्रू एक सॉफ्टवेयर है, लोड कैप एक सॉफ्टवेयर है, और भी काफी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं
तो आप उनका यूज कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप बीमार हो गए और फिर आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपका क्या करा, ब्लड टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट करा, तो आपके ब्लड टेस्ट से वो आपकी सारी डिटेल बता देता है कि आपको क्या गड़बड़ हो रही है। नहीं, आप ब्लड टेस्ट तो कराने लैब में गए, लेकिन उसके बाद जब आपने घर रिपोर्ट दिखाई तो सब कुछ बता देता है कि यार आपको ये गड़बड़, मैं आपको डोज दे देता हूं, खत्म। यही होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो अपनी इक्वेशन दी थी, इन्होंने नोटिस किया कि अगर आपके पास C और फाई, C यानी कोहेजन, फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी सोइल का है, तो आप घर बैठे बैठे बियरिंग कैपेसिटी किसी भी सोइल की निकाल सकते हो। अगर आपके पास C और फाई किसी भी सोइल का है, किसी भी मिट्टी का C और फाई प्रॉपर्टी आपको पता है, तो आप किसी भी सोइल की बियरिंग कैपेसिटी घर बैठे निकाल सकते हो, फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा इन्होंने नोटिस किया। और ये बात है कि C और फाई बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका ब्लड रिपोर्ट काम करती है। ठीक है, अब ये C और फाई क्या चीज है, इनको समझ लेते हैं। देखो ये जो मेथड्स है इनको अभी हम देखेंगे, लेकिन आज हम C और फाई के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज होती है। देखिए C का अर्थ होता है कोहेजन और फाई का मतलब होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपसे कभी ये नहीं कहती कि यार आपकी मिट्टी लाल है, पीली है, नीली है, गुलाबी है, कोई मतलब नहीं है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग सिर्फ ये कहती है हमें नहीं पता कि मिट्टी कैसी है, बस आप हमें C और फाई निकाल के बता दो सोइल का, और बाकी का काम तो हमारी इक्वेशन कर ही लेंगी। मतलब इक्वेशन में फिट करेंगे वैल्यूज को और हमारा आंसर आ जाएगा, या हमारा सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे इन C और फाई वैल्यूज को और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में होता है, डाटा मांगता है कि उस सोइल का C क्या है और फाई क्या है, और आपने फाउंडेशन की विड्थ कितनी दी है उसको, ये डाटा मांगता है और सॉफ्टवेयर आपको बता देता है। देखिए कोहेजन, कोहेजन का मतलब होता है चिपकना। यानी देखिए जो आपकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी क्या होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे आप भूमड़े खाते हो ना, छिलके ऐसे उड़ा देते हो, इसी प्रकार आप मिट्टी को लेना और ऐसे करना, उड़ाना। जो आपके हथेली पे जो पार्टिकल बचेंगे ना, उसको देखना आप कि यार इतना छोटा पार्टिकल होता है, उसको भी फिर आप हथौड़े से तोड़ दोगे तो बस पार्टिकल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपस में जिस फोर्स की वजह से चिपके पड़े हैं उसी को हम कहते हैं कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को आपस में चिपकाना, उनमें आपस में एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को कहते हैं कोहेजन। और इसी का एक भाई है जिसका नाम है अडेजन, वो इसका उल्टा है, वो डिफरेंट मटेरियल को आपस में चिपकाने का काम करता है, और कोहेजन हमारा क्या करता है, सेम मटेरियल को चिपकाने का काम करता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं C की, जिसे हम शॉर्टकट में C कहते हैं, अगर किसी भी सोइल का C बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो सोइल काफी ज्यादा डेंस हो सकती है। अगर आप उस सोइल को उठाओगे तो, अगर आप एक मुट्ठी सोइल उठाओगे तो एक मुट्ठी से ज्यादा ही सोइल निकल के आएगी, और जब आप उसको हाथों से ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा जैसे आप चूरमा बनाते हो। ठीक है, अगर इसी का उल्टा करें, अगर आपका C बहुत कम है तो आप एक मुट्ठी सोइल निकालोगे जमीन में से, जैसे आपने बजरी देखी है, बजरी में एक मुट्ठी डालते हैं तो यहां से भी निकलती चली जाती है बजरी, एक मुट्ठी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, जिसे हम रेत कहते हैं, बालू कहते हैं। ठीक है, तो वही होता है, जो हमारा जो सैंड होता है ना, सैंड, उसका जो C वैल्यू है वो लगभग 0 होता है, ऐसा हम कैलकुलेशन में मानते हैं। और यहां पर इस केस में क्या होता है, C वैल्यू हाई होता है हमारा किले के केस में, जो हमारी किले होती है। अब किले भी बहुत सारी होती है, स्टिफ किले भी होती है, हार्ड किले भी होती है और सॉफ्ट किले भी होती है,
लेकिन जनरली क्ले के केस में ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है। अब आ जाते हैं सी, तो हमने समझ लिया सी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नाम से समझ में आ रहा है फ्रिक्शन, यानी कहीं ना कहीं हमारा घिसाव का विरोध हो रहा है। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये है, आप सोइल लेकर आओ ट्रैक्टर में भर के, ठीक है, ट्रैक्टर की ट्रॉली को खाली कर दो तो ऐसा ढेर सा बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो एंगल बन गया इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी सोइल कितने एंगल पर कितनी हाइट मैक्सिमम चढ़ा सकते हैं, कितनी हाइट के ढेर लगा सकते हैं किसी भी सोइल के, उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। अगर हम इस यहां पर भी थोड़ा सा एलोबरेट करें इस चीज को, कि अगर ये हमारी डी है, यानी वेस विड्थ डी है, तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी सोइल का फाई ज्यादा होता है, देखिए अगर ये फाई ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा हाइट का ढेर लगेगा। ठीक है, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। अगर किसी भी सोइल का फाई कम है, यानी ये कम हो गया ऐसे, तो हम कहेंगे कि यार हाइट कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि यार सोइल की स्टेबिलिटी कम है। तो इस तरह से ये फाई और सी मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है। डिफरेंट सोइल्स का फाई ज्यादा होता है कम होता है, मैटर करता है अलग अलग स्टेट की सोइल के हिसाब से। तो देखिए सी और फाई आपको क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं कि जो हमारे सी और फाई हैं ये आते कहां से थे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, जब आप पॉलिटेक्निक या बीटेक में पढ़ रहे थे तब आपको एक चीज समझाई गई थी, एक चैप्टर पढ़ाया गया था सॉइल मैकेनिक्स में जिसका नाम था शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या था, वहां हम चैप्टर में हम समझाया जाता था कि सॉइल की एक शियर स्ट्रेंथ होती है। शियर का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉइल का उसके वीक प्लेन से स्लाइड कर जाना, वही होता है हमारा शियर। जैसे कि अगर ये सॉइल है, ठीक है, अगर यहां पर हमारी फुटिंग है, ठीक है, और अगर ये हमारी बियरिंग कैपेसिटी इसकी 100 किलो न्यूटन लोड लेने की है और फुटिंग पे 150 किलो न्यूटन का लोड आ जाता है, तो हमारी सॉइल क्या है, ये क्या है, फुटिंग क्या है, ऐसे यहाँ धंसने लग जाती है, धंस जाती है। और ये जो धसी किस प्लेन से धसी, इस प्लेन से धसी, तो इस प्लेन पर क्या आ जाती है, ऐसे शियर ऐसे जनरेट हो गई है यहाँ, मतलब ये फुटिंग थी और धंस गई। तो ये होता है शियर का रोल। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी में सेफ है तो वो शियर में भी सेफ होगी, और अगर हमारी सॉइल शियर स्ट्रेंथ यानी शियर कैपेसिटी में सेफ है तो वो हमारी किस में भी सेफ होगी, बियरिंग में भी सेफ होगी। ये दोनों कंट्रोवर्सी हैं, इनको समझना होगा आपको कि वहां पर जो एक्चुअली में आपको शियर स्ट्रेंथ पढ़ाया जाता था उसका मेन जो एम था वो और कुछ नहीं था, वो आपका सी और फाई निकालने का ही चैप्टर था। अगर उसका एक निचोड़ निकालें तो देखिए कैसे करते थे हम जब काम को, तो शियर स्ट्रेंथ सोइल की कैसे निकालते थे हम, तीन चार मेथड्स थे। तो 3-4 हमारे टेस्ट होते थे जिनके थ्रू हम सोइल की शियर स्ट्रेंथ को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते थे देखिए ध्यान से। डायरेक्ट शियर टेस्ट होता था, ट्राइएक्सियल टेस्ट होता था, और अनकन्फाइंड शियर टेस्ट होता था, और वेन शियर टेस्ट होता था। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता था वो होता था हमारा ट्राइएक्सियल। ट्राइएक्सियल क्यों होता था, क्योंकि किसी भी लेबोरेटरी में किया जा सकता है नहीं। अब क्या होता था ट्राइएक्सियल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी टाइप की सॉइल में यूज हो सकता है। आप इसको वर्ल्ड की ऑल लेबोरेटरीज में यूज कर सकते हैं। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसी का ही यूज करते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए
कैसे यूज करते थे, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जो हमारी शियर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन थी वो थी हमारी टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो ये हमारी शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेंथ है वो कैसे निकलती थी, सी और फाई, और ये क्या है सिग्मा एन, ये हमारा नॉर्मल लोड होता था। तो जब तक हमारे पास सी और फाई नहीं आ जाता हम शियर स्ट्रेंथ को नहीं निकाल सकते। तो सी और फाई तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ना तो आप इससे शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो और ना ही आप इससे बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो सी और फाई को कैलकुलेट करने के लिए ही ये टेस्ट बनाए गए थे, रियलिटी इनकी यही थी। अब इन टेस्ट का यूज कैसे करते हैं तो समझिए। और अगला जो हमारा टेस्ट था अनकन्फाइंड शियर टेस्ट, ये जनरली हम किले के केस में यूज करते थे। वेन शियर, इसमें एक फ्रिकन्नी सी होती थी, जमीन में डाल के घुमाते थे, कितना टॉर्क लग रहा है उस हिसाब से हम निकालते थे। तो देखिए अब सारे टेस्ट को पढ़ाना तो आपको वही सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा, फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्या मतलब रह जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं कि हम कैसे काम करते थे पहले। तो देखिए मैं आपको ट्राइएक्सियल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या होता था, ऐसे ही कुछ होता था, एक बॉक्स होता था, ठीक है, ये ऐसे पेडेस्टल पे होता था और यहाँ पर हमारा सॉइल सैंपल होता था जो शायद 1:2 के रेशो में इसकी होती थी, जैसे 36/72, यानी 36 अगर इसकी चौड़ाई है तो 72 इसकी हाइट होती है, ऐसे इसका चलता था सिस्टम। और इसके चारों तरफ रबड़ की मेम्ब्रेन लगाते थे और यहाँ इसके ड्रेनेज के लिए होल करते थे, पाइप रहता था। एक पाइप तो हमारा एपरेटस के अंदर रहता था और एक पाइप हमारा डायरेक्ट सॉइल सैंपल से कनेक्ट होता था, ऐसे कुछ होता था इसमें, क्योंकि ड्रेनेज पे पूरा कंट्रोल होता है इसका। और यही कारण है कि इसका यूज हम ऑल लेबोरेटरीज में करते हैं या फिर ऑल टाइप्स की सॉइल्स के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता था कि हम भर देते थे पानी भर देते थे, तो सीधी सी बात है यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, सिग्मा 3, जिसको हम कन्फाइंड प्रेशर कहते थे, क्योंकि ये वाटर फोर्स हमें पता होता था, ठीक है। यहाँ भी पानी का फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ तो लगेगा ही, खैर ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, पानी के फोर्स से तो कुछ भी नहीं हो रहा, और उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर डेविएटर स्ट्रेस और लगाते थे। तो जो हमारी सिग्मा 3 और डेविएटर स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन आता था वो हमारा आता था सिग्मा 1, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम स्ट्रेस के टर्म में पढ़ते हैं तो ये सिग्मा 1 ये ज्यादा है वैल्यू, कि यहाँ पर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, यानी ये तो हो गया हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये हमारा हो गया माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे ही होता था जब हम मोर सर्किल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो गई हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हमारी एक इक्वेशन थी इनमें रिलेशन की, वो आपको याद होगा। तो देखिए ये बड़ी डरावनी सी इक्वेशन थी इनमें रिलेशनशिप की, यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 3 यहां पर आ जाता था और सिग्मा 1 ये यहां आ जाता था, ठीक है। और जो सिग्मा 1 होता था वो हमारा होता था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन देखिए यहां पर क्या होता था, जो ये सिग्मा 1 होता था ना, इसको अलग तरीके से डिफाइन करते थे। जो ये सिग्मा 1 है, कभी कभी क्या होता था कि ये सिग्मा 3 के बराबर हो जाता था, कभी कभी ये क्या होता था कि सिग्मा 3 प्लस डेविएटर स्ट्रेस के बराबर हो जाता था, और कभी कभी ये ओनली डेविएटर स्ट्रेस के बराबर हो जाता था, ठीक है। ये जो 3 कंडीशंस है ना सिग्मा 1 की, क्योंकि मेजर है ज्यादा लोड तो आएगा, तो ये डिपेंड करती थी कि आपने ट्राइएक्सियल का कौन सा फॉर्म यूज किया है। जैसे ट्राइएक्सियल में आपने पढ़ा होगा कि फॉर्म होते थे CD, UU और CU, ये 3 फॉर्म होते थे ट्राइएक्सियल के। इनके बेस पर हम सिग्मा 1 को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते थे कि फर्स्ट स्टेज में कंसोलिडेशन होगा, सेकंड स्टेज में ड्रेनेज ब्लॉक होगी,
या फिर इसका उल्टा हो जाता था, फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ कर देते थे, सेकंड में ओनली डेविएटर स्ट्रेस लगाते थे। तो ये मैटर करता था आपने कौन सा फॉर्म यूज किया है, ठीक है। तो वो लेबोरेटरी का एक सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता था देखिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हमें इस एपरेटस से डायरेक्टली पता चल गए कि उसकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है सोइल की और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है सोइल की, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में हमें दो चीज तो पता है, लेकिन देखिए फाई और सी हमें नहीं पता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक इक्वेशन और ले आए ऐसी ही, तो दो इक्वेशन और दो अननोन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेम सोइल सैंपल एक और बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से उसको इस मशीन में चेक करते हैं, फिर से उसका सिग्मा 3 और सिग्मा 1 निकालते हैं, और फिर एक इक्वेशन और आ जाती है हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की टर्म्स में, यानी दो इक्वेशन हमारे पास हो जाती है। और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पर हमको सी और फाई वैल्यूज आराम से निकल जाती है, ठीक है। और जब ये सी और फाई वैल्यूज आराम से निकल जाती है, तब हम इस इक्वेशन की हेल्प से शियर स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हम करते हैं काम को। तो अब देखिए सी और फाई कितना इंपॉर्टेंट है, इसी को हम कहते हैं शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, क्योंकि यही सोइल की शियर स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। इन्हीं पर शियर स्ट्रेंथ भी बेस होती है और इन्हीं पर बियरिंग कैपेसिटी भी बेस होती है। देखिए यानी अगर हम कह सके कि आपको जो शियर स्ट्रेंथ मतलब डिप्लोमा में या फिर बीटेक में जब पढ़ाया जाता था, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सी और फाई कैलकुलेट करना ही था। तो देखिए दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, और आज हमने सीखा कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखा, और हमने सी और फाई कैसे निकालते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, उसको आज हमने समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको और भी फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तो आप रेगुलर वीडियोस को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।